हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट रहेगा आपका साइंस। कोड है आपका 086। सेशन होगा आपका 2025-26 लेटेस्ट सेशन है। एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। तो आज हम साइंस के रिगार्डिंग सारे जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम करेंगे अभी, ठीक है। सो ये आपका साइंस का है एंड बाकी सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। सो देखिए यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर 30 मिनट का रहेगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 60 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे जो आपके पेपर में पहले गिवन होते हैं। सो जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश जिसे कहते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ A B C D E। तो आपके 5 सेक्शन है, तो हर एक के आगे आपके मार्क्स लिखे हैं। सेक्शन ए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके टोटल 12 पार्ट है, सारे MCQ के क्वेश्चंस है। MCQ यानी कि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो करेक्ट होगा उसे आपको टिक करके आना होगा। सेक्शन बी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये आपके 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपके 3 मार्क्स का रहेगा। फिर देखिए सेक्शन डी जो है वो आपका 9 से क्वेश्चन नंबर 12 का है एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 केस बेस या सोर्स बेस क्वेश्चन होगा, जहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिए जाएंगे, पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपके 3 क्वेश्चन होंगे, वो 3 क्वेश्चन करने होंगे। एंड लास्ट देखिए लास्ट पॉइंट, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आपका कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। हाउएवर इंटरनल चॉइस इज गिवन इन सम ऑफ क्वेश्चन, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस गिवन होंगे, तो वो हम क्वेश्चन पेपर करते करते आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। सो चलिए हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे जो आपके MCQ है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके सब पार्ट है जो 1 2 3 4 12 अप टू 12 तक है एंड हर एक क्वेश्चन जो है ये आपके 1 मार्क्स के है। एंड हम रीड करेंगे क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम आंसर करेंगे। ऑलरेडी आंसर आपके हाईलाइटेड है तो यही आपका सही आंसर है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद ही हम आंसर को करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट पार्ट, द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड। जब हम चीज़ों को उनके सेम फीचर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रुपिंग कहते हैं। ग्रुपिंग जस्ट लाइक मान लीजिए जैसे सेम कलर के ग्रुप हो गए, सेम शेप का या सेम यूज़ करने वाली चीज़ों के साथ रखना, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल। तो हम इनमें से 4 ऑप्शन है देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो आपको टॉल करने में, ग्रो करने में और स्ट्रॉन्ग मसल को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो प्रोटीन जो है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये मसल बनाते हैं और हेल्प करते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए भी जरूरी होते हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, डेट इज प्रोटीन, ओके। फिर देखिए थर्ड पार्ट, अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड। तो एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले हम बैलेंस डाइट का मतलब समझेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब सिर्फ पसंद का खाना नहीं होता। बैलेंस डाइट में क्या होता है, हमारे बॉडी के हर एक न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरी है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल, यही सब सही मात्रा में हमें खाना चाहिए। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट। हर एक जो न्यूट्रिएंट्स है वो करेक्ट अमाउंट में होना चाहिए। ओनली फ्रूट एंड मिल्क खाने से भी कुछ नहीं होगा, या सिर्फ आप जो पसंद करते हो वो खाने से भी नहीं होगा, जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं। तो ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट में जब आप खाओगे तभी आपका बैलेंस डाइट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा एंड आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। फिर देखिए 4 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मूवमेंट इन प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा जो है प्लांट्स में मूवमेंट के रूप में देख सकते हो। जनरली प्लांट्स जो है वो चलते तो नहीं है लेकिन उनमें मूवमेंट तो होती है। वो रनिंग नहीं कर सकते, वो ब्रीथिंग करते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ईटिंग फूड वो खाते ज़रूर है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। तो हम कौन सा मूवमेंट देख सकते हैं, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए फ्लावर, यानी कि फूलों का खुलना और बंद होना मूवमेंट का एग्जाम्पल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 5th पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ ड्यू ऑन ग्रास इन अर्ली मॉर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग में लीफ पे होते हैं ना, ड्यू देख सकते हो, जो ड्रॉप ऑफ वाटर रह जाते हैं, तो वो क्या होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि रात को जो हवा ठंडी हो जाती है तो वो वाटर वेपर ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जो वेपर से वाटर जो कन्वर्जन होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो देयरफॉर आपका कंडेंसेशन यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट, when water is cooled below 0 degree Celsius it changes into।
जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाने पर पानी क्या होता है, जम जाता है, और वो किस में चेंज होता है, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, आइस कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड। पेबल्स यानी कि जो पत्थर यानी कि जो आपके बड़े बड़े कण होते हैं उसे कहते हैं, एंड सैंड तो आपको मालूम ही है। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हैंड पिकिंग तो हो ही सकता है, लेकिन हम जब बड़े अमाउंट में होता है तब हैंड पिकिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, सीविंग यूज़ करते हैं। देखिए ये आपका इमेज है, सीविंग आपके ऐसे तरीके से भी किया जा सकता है सैंड और पेबल्स को अलग करने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 8 पार्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट जो है वो सी वाटर से कैसे ऑब्टेन होता है, तो सी वाटर को धूप में रखने से पानी उड़ जाता है, पीछे सॉल्ट बच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवापोरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9 पार्ट, अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर, सॉल्ट एंड वाटर। सी वांट टू रिकवर बोथ चॉक पाउडर एंड सॉल्ट सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेथड। तो एक बच्चा जो है उसने क्या किया है, चॉक पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक और पानी को मिक्स कर दिया है। नाउ अब वो क्या चाहती है, जो चॉक पाउडर को और सॉल्ट को अलग करे, सेपरेट करे। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगी, अभी कौन से सीक्वेंस में करेगी वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए चॉक पाउडर, सॉल्ट और वाटर तीनों ही एक साथ डिजॉल्व कर दिया गया है। जनरली ये डिजॉल्व नहीं होते, पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर में से उस जो सॉल्यूशन उसने बनाया है उसे उसमें डाल देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो चॉक पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में एब्जॉर्व हो जाएगा, एंड बाकी जो सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट एंड वाटर वो बीकर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर जो है उससे हमें अलग करना होगा। तो उसके लिए हम जनरली इवापोरेशन करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर पेपर का यूज़ किया था, एंड उसके बाद क्या होगा, इवापोरेशन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी के मेथड्स आपको जानने पड़ेंगे, सभी के मेथड्स आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग डैश डायरेक्शन। तो जो नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास है वो कौन से डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आपको पता ही है। उसके बाद देखिए 11 पार्ट में है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ होता है। सो टेम्परेचर मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर ऑप्शन बी जो है ये आपका थर्मोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, केल्विन। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइंस में इंटरनेशनल लेवल पर केल्विन का ही यूज़ किया जाता है, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमेशा केल्विन ही रहेगा। ओके, फिर देखिए आपका सेक्शन बी जो है ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके सेक्शन बी में है। नाउ यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस गिवन है। कौन कौन से क्वेश्चन में, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में और है, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी में से कोई एक करना होगा। सो लिखा भी है अटेम्प्ट आइदर ए और बी। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है और लिखा नहीं है, तो ये आपको पूरा करना होगा, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन आपको करने होंगे। एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका इंटरनल चॉइस है, तो आपको ए या बी में से कोई एक करना होगा। एंड लास्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके इंटरनल चॉइस है, यानी कि और लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर ए और बी में से कोई भी एक पार्ट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार आप क्वेश्चन रीड कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों के ही मतलब समझेंगे, एंड आंसर भी हम देखेंगे क्या होगा। तो पहले आप रीड कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एटम आइदर ए और बी में से आपको कोई भी एक करना होगा। सो राइट 2 डिफरेंस, आपको 2 डिफरेंस लिखने होंगे, किसके, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। सो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में देखिए सीड्स हैव 1 कोटिलेडन, यानी कि जो सीड्स है उसमें बस एक ही बीज है। एंड डाइकोटिलेडन में देखिए सीड्स हैव 2 कोटिलेडन, जिसमें 2 बीज है। फिर मोनोकोटिलेडन में देखिए ये पैरेलल वेनेशन का होता है, जबकि जो डाइकोटिलेडन होता है वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन का होता है। ठीक है, फिर इसका और पार्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रूट इन रेडिस। रेडिस यानी कि मूली में कौन से टाइप के रूट होते हैं। सो रेडिस हैज अ टैप रूट सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ रेडिस लीफ। तो अगर टैप रूट होता है तो उसमें वेनेशन क्या होगा, लीफ का वेनेशन होता है रेटिकुलेट वेनेशन। सो लिखेंगे द लीव्स ऑफ रेडिस प्लांट शो रेटिकुलेट वेनेशन। ओके,
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग, आपको कन्वर्ट करना होगा 3 किलोमीटर से मीटर। सो देखिए किलोमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। सो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। सो आपको 3 किलोमीटर का निकालना है। सो 3 किलोमीटर यानी कि 3 से आप 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तभी ये मीटर में कन्वर्ट होगा। सो 3 मल्टीप्लाई में 1000 क्या हो जाएगा, 3000 मीटर का। सो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे करके रिप्रेजेंट करके आना होगा। एंड उसका देखिए सेकंड नीचे वाला, ये जो है आपका 549 मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर करना होगा। सो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो यहाँ पर आपको 549 मीटर गिवन है। सो 549 को मीटर में से सेंटीमीटर करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 549 मल्टीप्लाई में 100, सो क्या हो जाएगा 54900 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। एंड जो हाईलाइटेड है ये फॉर्मूला है, ये भी आपको एग्जाम में लिख के आना होगा। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट आइदर ए और बी में से कोई भी एक करना होगा। सो फर्स्ट ए देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। सो ट्रांसपेरेंट में देखिए अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, यानी कि लाइट जो है वो कम्प्लीटली पास होता है, जबकि ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट पास नहीं होता। सो लिखेंगे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। फिर देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में ऑब्जेक्ट बिहाइंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैन बी सीन क्लियरली, जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे उसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, जबकि ओपेक ऑब्जेक्ट में हम देख नहीं सकते। तो मटेरियल कैन नॉट बी सीन। ओके, फिर इसका और पार्ट देखिए, और पार्ट में क्या है आपका, डिफाइंड मैटर, व्हाट इज इट एसआई यूनिट ऑफ मास। तो मैटर क्या है वो बताना होगा, एंड जो एसआई यूनिट ऑफ मास है वो बताना होगा। सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें मास भी है एंड जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरती है। एंड जो एसआई यूनिट ऑफ मास है तो लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, दैट इज केजी। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी आपको चॉइस है ए और बी में से कोई भी आपको एक करना होगा। तो पहले एक ए पार्ट कर लेंगे, डिफाइन हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, नेम एनी 2 टाइप ऑफ हैबिटेट। आपको कोई भी 2 टाइप के हैबिटेट बताने होंगे। सो हैबिटेट इज ए नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स एंड ग्रो। तो एक हैबिटेट यानी कि आप बोल सकते हो कि एक आवास होता है, हिंदी में हम हैबिटेट को आवास कहते हैं। तो एक नेचुरल होम है यानी कि प्राकृतिक घर है, और एनवायरनमेंट में जहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर रहते भी हैं तो वहीं पर ग्रो करते हैं। तो हैबिटेट का ये आपका डेफिनेशन होगा। 2 टाइप ऑफ हैबिटेट देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है। तो आपको कोई भी 2 टाइप के लिख के आना होगा। ठीक है, एंड इसका और पार्ट देखिए, राइट एनी 2 डिफरेंट फीचर्स। आपको कोई भी 2 डिफरेंट फीचर्स लिखना होगा कैमल के बारे में, एक जो हॉट डेजर्ट में पाया जाता है एंड एक जो कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है। सो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट के बारे में यहाँ लिखेंगे एंड कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। सो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट देखिए, उसके जो हॉट डेजर्ट में जो कैमल पाए जाते हैं उनके हेयर जो होता है शॉर्ट होते हैं, जबकि जो कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट होते हैं उनके लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं ताकि वो ठंड से बच पाए। ठीक है, एंड जो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट होता है उनके पास बस एक ही हम्प होता है, 1 हम्प, जबकि कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट के पास 2 हम्प होते हैं। ओके, अब देखिए आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी जो है ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ए और बी पार्ट है जहाँ और लिखा है, यानी कि आपको ए और बी में से कोई भी एक क्वेश्चन करने होंगे। पहले ए पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ गिवन है, थोड़ा सा डिटेल्स गिवन है एंड उसके रिगार्डिंग आपको 3 क्वेश्चन गिवन है। इन तीनों का आंसर करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का होंगे, तो 3 पार्ट है तो इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। एंड फिर बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी ऐसे 2 क्वेश्चन है एंड दोनों क्वेश्चन लिखने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियडिक मोशन के उसके डेफिनेशन लिखने होंगे विथ एक एग्जाम्पल, तो तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगेन देखिए उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो ए और बी में से मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस लिखना होगा विथ एग्जाम्पल। एंड डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो एक मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म कैसे लूज कर देता है। आपको कोई भी 3 कंडीशन ऐसे लिख के आने होंगे, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ तीनों क्वेश्चन के एक बार आंसर देखिए जो आपके सेक्शन सी 3 मार्क्स के है। राहुल हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑलवेज फील्स वीक। तो राहुल को बहुत कमजोरी रहती है और सांसें उसकी फूलती है। सो द डॉक्टर टेस्टेड हिज ब्लड सैंपल एंड प्रिस्क्राइब अ मिनरल सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम
इन हिज डाइट। तो डॉक्टर ने उसका खून की जांच की, उसे एक मिनरल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि राहुल के शरीर में मिनरल की कमी है। तो बस आपको यही डिटेल्स गिवन है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को करने होंगे। सो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है विच डेफिशिएंसी डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। मिनरल की कमी है, डैट मीन्स खून की भी कमी है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट, विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हिज डाइट। उसके बॉडी में कौन से कंपोनेंट है वो कम है, लैकिंग है यानी कि कम है। तो आयरन, आयरन आपका एक मिनरल होता है जो आपके नमक में भी पाया जाता है, तो उसके बॉडी में आयरन की कमी है। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट ही शुड इंक्लूड इन हिज डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप के डिजीज़ के लिए आपको कौन कौन से जो खाना है, वो फूड आइटम्स जो है वो आपको खाना चाहिए, वो आपको सजेस्ट करने होंगे। सो ही शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएंगे, पल्सेस खाएंगे, जैकरी, डेट्स यानी कि खजूर, एप्पल्स एंड लीवर इन हिज डाइट। तो ये सब वो अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट देखिए, जो बी पार्ट है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग माइंडफुल। क्यों खाना हमें प्रॉपरली च्यू करना है, जिसे हम कहते हैं ना ईटिंग माइंडफुली। सो मेंशन एनी 2 क्लीन ईटिंग हैबिट्स दैट कीप अस हेल्थी। तो आपको 2 ऐसे क्लीन ईटिंग हैबिट्स रखने होंगे जो हमें हेल्दी बनाए रखे। सो फर्स्ट का आंसर देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू च्यू फूड प्रॉपरली because it helps in the easy digestion and proper mixing of food with saliva। ताकि हम easy digestion कर पाए एंड जो saliva है वो फूड के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए। एंड 2 आपको क्लीन हैबिट्स लिखने होंगे। सो 2 क्लीन ईटिंग हैबिट्स आर, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, खाने से पहले हाथ धोए, ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कुक फूड, जो फ्रेश खाना खाए और प्रॉपरली कुक फूड ही खाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म रेक्लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियडिक मोशन। आपको ये जो रेक्लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियडिक मोशन के टर्म यानी कि डिफाइन लिखने होंगे विथ 1 एग्जाम्पल ईच। सभी के एक एक एग्जाम्पल लिखने होंगे। फर्स्ट देखिए रेक्लिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी मोशन एक सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्लिनियर मोशन। अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है जब एक कार जो है वो सीधी सड़क पर चले तब वो हो सकता है। सर्कुलर मोशन यानी कि जो गोल गोल घूमे, सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, तो क्लॉक में जो नीडल्स घूमते हैं उसके जो एग्जाम्पल है वो सर्कुलर मोशन का हो सकता है। एंड थर्ड देखिए पीरियडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। तो ऐसे कोई जो है बराबर समय यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही चीज़ दोहराया जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, पीरियडिक मोशन। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, तो पेंडुलम का जो मोशन है वो पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका चॉइस है, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो पहले मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है वो हम सीखेंगे, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल भी इसके देंगे। सो मैग्नेटिक मटेरियल का देखिए, मटेरियल दैट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जो भी मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। एंड नॉन मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, सो मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल में वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और पार्ट है, और पार्ट में आपका क्या है, डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म। यानी कि जो मैग्नेट है वो अपना पावर का लॉस कर देता है, लूज कर देता है। सो मेंशन एनी 3 कंडीशन, आपको कोई भी 3 कंडीशन बताने होंगे। सो फर्स्ट देखिए, जब हम उसे मैग्नेट को हीट करेंगे, सो हीटिंग द मैग्नेट। ठीक है, सेकंड देखिए हैमरिंग और ड्रॉपिंग द मैग्नेट रिपीटेडली। तो जब हम मैग्नेट को बार बार हैमर मारेंगे या हम उसे ड्रॉप करेंगे, बार बार फेंकेंगे, तब ये मैग्नेटिज्म लूज कर सकता है। और लास्ट देखिए कीपिंग द मैग्नेट इम्प्रॉपरली विदाउट यूजिंग कीपर। तो हम अगर मैग्नेट को इम्प्रॉपरली रखें, ठीक से ना रखें, तब भी मैग्नेट जो है अपना प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। तो ये आप 3 आंसर में लिख सकते हो। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका सेक्शन डी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो देखिए क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको देखिए ऑप्शन गिवन है जो आपके काफ़ी इजी सा ऑप्शन है एंड इजी सा फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ से ऑप्शन लेके आप फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा ये आपके लिए। सो देखिए पहले अ फ्यूल डैट इज़ कम्प्लीटली यूज इन कार, तो ऐसा फ्यूल जो आपके कार में यूज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पेट्रोल ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो इसी ऑप्शन में से ही आपको लिखने होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोल। सेकेंड देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका सोलर एनर्जी। थर्ड देखिए पेट्रोलियम एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड, क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल।
कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़, जब हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं लार्ज अमाउंट में उसे हम कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग। एंड एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, जो एयर है वो काफ़ी गैसेस के मिक्सचर होंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका है मैचिंग, तो यहाँ पर कॉलम ए है, यहाँ पर कॉलम बी है, ठीक है। सो मैचिंग पहले देखें। सो मैचिंग देखिए सेम कलर से हाईलाइट है। फ्रीजिंग जो है वाटर ऑफ आइस, ठीक है। वाटर साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, तो देखिए ये 2 का हो जाएगा। कंडेंसेशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ फॉग का हो जाएगा, तो 3rd हो जाएगा ये। ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। एंड लास्ट क्लाउड जो है वो कूलिंग ऑफ वाटर वेपर एट हाई ऑल्टीट्यूड, ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए व्हाट इज अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। और पार्ट देखिए व्हाट इज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, नेम एनी 4 बॉडीज आर पार्ट ऑफ इट। सोलर सिस्टम के आपको कोई भी 4 बॉडीज लिख के आने होंगे। वाई इज द सन कंसिडर द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन को क्यों सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है वो आपको लिखना होगा। सो इसका आंसर देखिए। सो सैटेलाइट क्या है, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं, उसी के पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में, उसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसका डिफरेंस बिटवीन करना होगा। सो नेचुरल सैटेलाइट जो है वो एक्चुअली नेचुरली प्रेजेंट है स्पेस में, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो ह्यूमंस बनाते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट ऑन देयर ओन, वो अपने हिसाब से प्लैनेट के आसपास घूमते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सेंड किया जाता है रॉकेट के थ्रू। एग्जाम्पल देखिए नेचुरल सैटेलाइट का मून हो जाएगा एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का देखिए INSAT, आर्यभट्ट, ये आपका जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कुछ नाम हो सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का जो ये फर्स्ट पार्ट है एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए व्हाट इज द सोलर सिस्टम क्या है वो बताना होगा। एंड नेम एनी 4 बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम, तो द सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन, ये सन का फैमिली होता है, डैट कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट, देयर सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी डैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के आसपास घूमते हैं। एंड 4 ऐसे नाम बता दीजिए, सन हो सकता है, प्लैनेट्स होंगे, सैटेलाइट होंगे, एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, तो ये आप 4 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वाई सन कंसिडर द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन जो है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो द सन इज कंसिडर द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, क्योंकि सारे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडी जो है वो सन के आसपास ही अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स, जो सन जो है वो हीट एंड लाइट जो है सभी प्लैनेट्स को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए सन जो है हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम माना जाता है, ठीक है। नाउ देखिए आपका सेक्शन ई जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक केस दिए जाएंगे, उस केस को आपको रीड करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, A, B, C और D। तो ध्यान रखिए सभी क्वेश्चन में A और B क्वेश्चन तो आपको करना कंपलसरी है, जबकि C और D में आपको कोई भी एक पार्ट करना होगा। C और D में देखिए यहाँ पर चॉइस है, तो C और D में से एक करना होगा। डैट मीन्स A और B आपको कंपलसरी करना ही है, जो 1 मार्क्स का होगा। A पार्ट जो है 1 मार्क्स का होगा, B पार्ट 1 मार्क्स का होगा, एंड C और D में से कोई भी एक करना होगा जो आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो ऐसे ही देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आपका केस बेस्ड है, A B कंपलसरी एंड C D में से कोई एक। 14 आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 14 में भी आपका ऐसा ही है। एंड लास्ट 15 देखिए ये भी आपका सेम ही है, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ 12, 13, 14, 15 के क्वेश्चन को समझेंगे एंड उसका आंसर कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12, अ फिश, अ काउ एंड अ बर्ड आर केप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन। एक फिश यानी कि मछली, काउ यानी कि गाय एंड बर्ड आपको पता है पक्षी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जो फिश है वो स्विम करता है वाटर में, जो काउ है वो ब्रेथ यानी कि सांस लेते हैं अपने नाक से, नॉस्ट्रिल से, एंड द बर्ड लेस एग्स टू रिप्रोड्यूस, एंड पक्षी जो है वो एग से ले करते हैं। ऑल 3 नीड फूड टू स्टे अलाइव, तीनों को ही खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, बट देयर वे ऑफ लिविंग आर डिफरेंट, लेकिन तीनों का ही जो वे ऑफ तरीका है जीने का वो डिफरेंट होता है। सो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज शोन बाय बर्ड लेइंग एग, तो बर्ड लेइंग एग जो है वो आपका रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो अ बर्ड लेइंग एग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर देखिए सेकेंड पार्ट, हाउ डज द फिश शो मूवमेंट, फिश कैसे मूवमेंट शो करती है, बाय स्विमिंग, तो लिखेंगे अ फिश शो मूवमेंट बाय स्विमिंग।
फिर देखिए इसका सी और डी में कोई एक करना होगा आपको। सी पार्ट देखिए मेंशन वन सिमिलरिटी, कोई भी एक सिमिलरिटी यानी कि सेम चीज़ बताना होगा जो तीनों में ही सेम है। सो तीनों ही खाना खाता है। सो ऑल थ्री ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू स्टे अलाइव। ओके, उसके बाद देखिए डिफाइन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग, एक चेंजेस है जो सराउंडिंग में होता है, डेट कॉज अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, आप स्टिमुलस को ऐसे भी समझ सकते हो कि आसपास का जो कोई भी बदलाव है, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटेरियल। तो एक स्टूडेंट है जो एक एक्सपेरिमेंट करता है डिफरेंट मटेरियल से टू चेक इट डिजॉल्व इन वाटर, ताकि कि पानी में कितना डिजॉल्व हो रहा है। सी एड शुगर, सैंड, सॉल्ट, ऑयल, चॉक पाउडर इनटू सेपरेट ग्लासेस। वो जो है एक ग्लास में शुगर, सॉल्ट, एक ग्लास में सैंड, एक ग्लास में सॉल्ट, एक ग्लास में ऑयल यानी कि तेल, एंड जो पांचवा ग्लास है उसमें चॉक पाउडर ऐड करती है वाटर में एंड उसे घोलती है। सो देखिए विच टू मटेरियल गिवन अबव विल डिजॉल्व इन वाटर। इन पांचों में से कौन कौन से जो मटेरियल है वो वाटर में डिजॉल्व होंगे? तो देखिए एक तो शुगर डिजॉल्व हो जाता है यानी कि घुल जाता है, एंड एक जो सॉल्ट है वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो शुगर एंड सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में कौन कौन से मटेरियल जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगे। सो यहाँ पर देखिए सैंड और चॉक पाउडर जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सी और डी में से कोई एक करना होगा। सी में व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। जो चीज़ वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साइंस में हम उसे क्या कहते हैं? साइंस में हम उसे सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि जो घुल जाता है। तो सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डी पार्ट, नेम टू गैसेस फाउंड डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है। एक होगा आपका ऑक्सीजन, दूसरा हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में घुल सकता है। सो आर टू गैसेस फाउंड डिजॉल्व इन वाटर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मीना एंड हर मदर आर क्लीनिंग ग्रेन्स इन द किचन। मीना और उसके मदर जो है वो ग्रेन्स क्लीन कर रहे हैं किचन में जाके। दे नोटिस दैट वीट कंटेन स्मॉल स्टोन्स एंड हक्स। तो उसने उन लोगों ने नोटिस किया है कि जो वीट है उसमें काफ़ी, गेहूं में काफ़ी स्टोन्स है और हस्क यानी कि जो छोटे छोटे खड़ होते हैं वो है। मीनाज मदर फर्स्ट रिमूव द स्टोन बाई हैंड। पहले मीना के मदर जो है वो हैंड से रिमूव करता है स्टोन्स को, उसे हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। देन सी पोर्स द वीट स्लोली इन फ्रंट ऑफ फैन। फिर वो जो वीट्स है वो फैन के सामने रख देती है ताकि हवा से जो है वो हस्क बहुत लाइटर होता है वेट में, तो वो हवा से उड़ जाए। ठीक है, सो इसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग मेथड कहेंगे। सो वही क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज बाय मीनास मदर टू रिमूव स्टोन फ्रॉम वेट। स्टोन हटाने के लिए उन्होंने हैंड पिकिंग का यूज़ किया है। सो लिखेंगे यहाँ पर हैंड पिकिंग। ठीक है, फिर सेकंड देखिए इसका, सेकंड है नेम द मेथड यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम वेट। हस्क हटाने के लिए उन्होंने फैन के सामने रख दिया था वीट को, तो वो आपका है विनोइंग, यानी कि हवा के मदद से जो सेपरेशन प्रोसेस है की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी और डी में से कोई एक करना होगा। सी पार्ट, वाई डज द हस्क फ्लाई अवे वाइल व्हीट ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट डाउन। द हस्क इज लाइटर, हस्क जो है वो लाइटर है इसलिए वो ब्लो हो जाता है विंड के थ्रू, जबकि व्हीट जो है वो हेवी होता है इसलिए वो नीचे ही गिर जाता है। ठीक है, फिर देखिए फोर डी पार्ट, गिव वन एग्जाम्पल वेयर द सेम मेथड कैन बी यूज। कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हो। द मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस और अदर ग्रेन्स। तो राइस के या अदर ग्रेन्स में से हस्क हटाने के लिए भी ये विनोइंग मेथड जो है यूज की जा सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अ वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन अ विंटर डे। तो एक विंटर डे में एक वेदर स्टेशन जो है वो रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर को। मॉर्निंग में 12 डिग्री सेल्सियस है, आफ्टरनून में 19 डिग्री सेल्सियस, इवनिंग यानी कि शाम को 14 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट यानी कि रात को 10 डिग्री सेल्सियस है। आरएफ ऑब्जर्व दैट द आफ्टरनून इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे। आरएफ ऑब्जर्व करता है कि जो आफ्टरनून यानी कि दोपहर में जो है वो वार्मेस्ट पार्ट यानी कि तबीयत थोड़ा सा गर्म होता है, बिकॉज ये 19 डिग्री सेल्सियस है। तो जितना नंबर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी कि हॉट हो जाएगा, एंड जब टेम्परेचर डाउन होगा यानी कि फॉल हो जाएगा, कम होगा, तब वो क्या हो जाएगा? हम तब कूल फील करेंगे, यानी कि ठंड जो है वो हम फील करेंगे। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव रीडिंग शो द लोएस्ट टेम्परेचर। तो लोएस्ट देखिए सब में 10 डिग्री सेल्सियस है, तो द नाइट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस शो द लोएस्ट टेम्परेचर। बी पार्ट देखिए, हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून।
सो मॉर्निंग से आफ्टरनून में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। सो देखिए आफ्टरनून में 19 है एंड मॉर्निंग में आपका 12 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। सो 19 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो डैट मीन्स 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। उसके बाद देखिए सी और डी में से कोई एक करना होगा। सो सी पार्ट में क्या है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एयर टेम्परेचर इन द वेदर स्टेशन। तो एयर वेदर स्टेशन में कौन से डिवाइस यूज़ की जाती है एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो होगा थर्मोमीटर। सो और थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर इन वेदर स्टेशन। एंड जो डी पार्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आप आंसर में लिख के आओगे, ठीक है। सो ये आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।